अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो बेसिकली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसकी रीजंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये दो रीजंस हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो अनरिकॉर्डेड रिसीट्स है। देन अनरिकॉर्डेड पेमेंट्स को भी आज देख लेंगे और चेक डिसऑनर्ड पे भी बात करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि हम लोग रीजंस या कॉजेज ऑफ डिफरेंस पढ़ रहे हैं बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। हमने देखा था कि कैश बुक जो है वो एक डिफरेंट बैंक बैलेंस शो कर रही है, और पासबुक जो है ये एक डिफरेंट बैंक बैलेंस शो कर रही है हमारा। यानी बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक हमारा बैंक बैलेंस कुछ और है, और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हमारा बैंक बैलेंस कुछ और है। तो इन दोनों बैलेंस को टैली करना ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का असल पर्पज़ है। और इन दो बैलेंसेस में जो डिफरेंस की वजूहात हैं, रीजंस हैं, वो मैंने बताया था आपको, टोटल 7 है। तो इसमें से अनक्रेडिटेड चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें कहा जाता है मिसिंग आइटम्स इन पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। कि हम कैश बुक में तो इन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, जबकि बैंक स्टेटमेंट में बैंक रिकॉर्ड नहीं कर पाता। आज जो हम दो रीजंस डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अनरिकॉर्डेड रिसीट्स एंड अनरिकॉर्डेड पेमेंट्स, ये दोनों जो हैं कहलाती हैं मिसिंग आइटम्स इन कैश बुक। ठीक है, तो इन्हें वन बाय वन हम देखते हैं। लेट्स सी। ये हमारा आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो आज हम सबसे पहले अनरिकॉर्डेड रिसीट्स पे बात करने वाले हैं। अनरिकॉर्डेड रिसीट्स, रिसीट्स स्टूडेंट कहा जाता है कैश कलेक्शंस को, वसूलियों को। ठीक है, कैश कलेक्शंस या वसूलियाँ। ठीक है, यानी कि कैश इनफ्लोज, जो पैसा आपके अकाउंट में आता है, बैंक अकाउंट में, उसे हम रिसीट्स कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अनक्रेडिटेड का जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब कहाँ रिकॉर्ड नहीं हो पाई स्टूडेंट्स? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये बैंक तो रिकॉर्ड कर लेता है टाइम से, बट कैश बुक में ये अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं। ठीक है, ये अन रिकॉर्डेड रिसीट्स हैं। क्या है? अनरिकॉर्डेड रिसीट्स। ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाई कैश बुक के अंदर। और आप देखेंगे कि हम इन्हें डेबिट करके इनकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल पहले देखते हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, देखिए आप सब जानते हैं आपके पैसे जो बैंक में पड़े होते हैं इन्हें बैंक डिपॉजिट्स कहते हैं, और इन पैसों पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अगर आपने ओपन करवाया है तो उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है। अदरवाइज जो करंट अकाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, बहरहाल आपके जो पैसे पड़े होते हैं बैंक में वो बैंक डिपॉजिट्स हैं, और उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। अब देने का तरीकेकार ये है कि बैंक आपको बुला के नहीं कहता कि जनाब अपना इंटरेस्ट ले जाएं, बल्कि आपके बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट कर देता है। आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, उसमें डाल देता है, सेंक्शन कर देता है। अब इस सूरत में बैंक तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा लेगा, पासबुक में रिकॉर्ड कर लेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बट कैश बुक में आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें टाइमली पता नहीं चलेगा। अगर एसएमएस बैंकिंग ऑन करवाई है तो फिर तो हमें मैसेज आ जाएगा कि जी आपका अकाउंट जो है वो बैंक ने क्रेडिट कर दिया है। क्या कर दिया है? क्रेडिट। तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है, इसका मतलब होता है आपके अकाउंट में अमाउंट उसने एंटर की है, डिपॉजिट की है। और जब आपके अकाउंट से बैंक अमाउंट निकालता है, विड्रॉ करता है, तो उसका मतलब होता है बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, तो बैंक तो इन डिपॉजिट इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे ही आपके अकाउंट में इंटरेस्ट एंटर करता है, पासबुक में एंट्री कर लेता है बैंक, और आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। बट आप कैश बुक में डेबिट नहीं कर पाते। ठीक है, और भी इसके अलावा भी मैं आपको रीजंस बताता हूँ। अब इसी स्टेटमेंट को मैंने इस तरह से भी लिख दिया है, आपको एग्जाम में इस तरह से भी आ सकती है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आई हुई है कि इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड अलाउड या गिवन बाय बैंक। इसका मतलब भी सेम स्टूडेंट्स यही है कि जी इंटरेस्ट बैंक ने आपको क्या किया है? क्रेडिट किया आपके अकाउंट में, मतलब एंटर किया आपके अकाउंट में, अलाउ किया बैंक ने आपको, गिवन यानी कि दिया है बैंक ने आपको इंटरेस्ट। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी कंपनी के बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हुए हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी हुई हैं जैसे कि प्राइस बॉन्ड्स वगैरह, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रॉफिट या प्राइस वगैरह जो मिलेगा आपको, अगर मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट प्रॉफिट जो है वो आपने बैंक की ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई
आपने इस इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरे अकाउंट में आपने डिपॉजिट कर देना है कलेक्ट करके। मिसाल के तौर पे आपने प्राइस बॉन्ड खरीदा हुआ है और उस पर प्राइस निकल आया, तो बैंक को आपने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि भाई बैंक भाई आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देना है। तो बैंक आपके बिहाफ पे यही करेगा, आपके इंटरेस्ट कलेक्ट करके, प्राइस कलेक्ट करके आपके अकाउंट में एंटर कर देगा और आपको नहीं बताएगा। तो बैंक तो पासबुक में एंट्री कर लेगा, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, बट आप कैश बुक में अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा पाएंगे, तो दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। ठीक है, अभी मैं एंट्रीज के जरिए भी समझाता हूँ। वक्ती तौर पे आप देखते जाएं, डिविडेंड ऑन शेयर्स। देखिए शेयर्स आपको पता है कि कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको शेयर्स के हवाले से नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन का शेयर होल्डर बनना है, ओनर बनना है, तो उसके लिए आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। और जब आप शेयर्स खरीद लेते हैं तो यू बिकम द ऑनर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, और उन शेयर्स के ऊपर आपको क्या मिलता है, आपको डिविडेंड मिलता है। ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है। ठीक है, शेयर्स खरीद लेना, और शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, मकसूम कहते हैं। तो अब ये भी क्या है कि हमने बैंक के थ्रू हम ये काम करवा रहे हैं, हमने शेयर्स बैंक के पास रखवा दिए हैं या बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन शो कर दी, उसे इशू कर दी हैं कि भाई आपने शेयर्स पे जब डिविडेंड मिलेगा कंपनी की तरफ से तो वो आपने कलेक्ट करना है और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। तो बैंक आपके बिहाफ पे ये काम करता है। ठीक है, और वही बात आपको नहीं बताएगा, आप पूछेंगे तो बताएगा, वैसे बैंक आपको नहीं बताएगा। या एसएमएस बैंकिंग ऑन करवाई हो तो आपको तब मैसेज आ जाता है, फिर तो आप एंट्री कर लेंगे टाइम से। लेकिन नॉर्मल हालात में ये होता है कि बैंक कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है और आपको नहीं बताता, आप कैश बुक में उसे डेबिट नहीं कर पाते। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक कस्टमर है जी, उसने पैसे देने हैं आपके। अब वो क्या करता है, वो सीधा जाता है आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा देता है। बात समझे? तो इस तरह क्या होगा और आपको नहीं बताता। तो बैंक तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा लेगा, फौरी तौर पे एंट्री कर लेगा पासबुक में, बट कैश बुक में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। अब इन इसके अलावा ये जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हैं, इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आ जाती है क्वेश्चन में, एग्जाम में, वैसे तो मुश्किल ही आएगी, तो आपने ये देख लेना कि अगर तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा रही है वो चीज़ पहले। ठीक है, सबसे पहले बैंक में आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है पासबुक में, तो इसका मतलब है कि वो अनरिकॉर्डेड रिसीट ही है। ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं कि इनकी वजह से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए मैं इनको रिसीट्स कह रहा हूँ कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और सबसे पहले बैंक ही इन ट्रांजेक्शन्स को, इन रिसीट्स को रिकॉर्ड कर रहा है। और ये कहाँ पे मिसिंग रह जाती हैं, ये कैश बुक में मिसिंग रह जाती हैं। चलें अभी इन्हें एंट्री वाइज भी देख लें। मैं एक चीज़ आपको करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स करवा देता हूँ। देखिए हम कैश बुक और पासबुक कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जनवरी। और सबसे पहले क्या होगा कि बैंक ने आपके डिपॉजिट्स के लिए, आपकी रकम जो अकाउंट में पड़ी है उस पर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, अब इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट करेगा उसे। और ये इंटरेस्ट बैंक ने आपको 31 जनवरी वाले दिन दिया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसलिए वो इसे डेबिट करेगा। और लाजमी बात है आपके अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में इंटरेस्ट बैंक ने एंटर किया है 1000 रुपीज, सपोज कर लें। ठीक है, तो ये एंट्री बैंक ने 31 जनवरी को कर दी। अब कैश बुक में हमें 31 जनवरी को अगर तो पता चल गया तो हम फौरी तौर पे एंट्री कर लेंगे, नहीं तो फिर कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब कैश बुक में हमने क्या एंट्री करनी है, हमने लाजमी बात है बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है तो हम बैंक का अकाउंट डेबिट करेंगे। आपको मैंने ये चीज़ क्लियर की है ना, कि बैंक की लाइबिलिटी बढ़ी है क्योंकि बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं और वो पैसे आपको देने हैं बैंक ने। तो बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसलिए उसने हमें क्रेडिट किया है। तो कैश बुक में हमने बैंक को डेबिट करना है, अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट आई है, इट मीन्स हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो वो एंट्री हमने की नहीं है 31 जनवरी तक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। पासबुक शोज मोर बैंक बैलेंस एंड कैश बुक शोज लेस बैंक बैलेंस। अगर कैश बुक में हम एंट्री करते तो वो क्या एंट्री होती स्टूडेंट्स, वो ये एंट्री होती। और देखिए मैंने 1 फेब को जाके फॉर एग्जांपल पता चला है और मैंने तब एंट्री की है कि जी बैंक बैलेंस इंक्रीज कर लिया और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या था, इनकम, इसलिए मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री बहरहाल हो नहीं पाई, ये बात ध्यान में रखें कि ये एंट्री जो है ये नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। और कब तक नहीं हो पाई ये एंट्री, 1 जनवरी टू 31 जनवरी, यानी कि जिस डेट तक की हम कैश बुक और पासबुक कंपेयर कर रहे हैं इस डेट तक नहीं हो पाई।
अब स्टूडेंट्स इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसको रिमूव करने का तरीका ये है कि आप भाई पासबुक या तो अपना फैसला वापस ले ले, इसने हमारा अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, हम इसे डेबिट कर दें। क्या कर दें? डेबिट कर दें। तो लाजमी बात है इस यहाँ पे भी तो डेबिट, यहाँ पे भी कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। अगर पासबुक भी अपना फैसला वापस ले लेती है तो फिर ये डिफरेंस जो आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा। या फिर क्या करें? या फिर हम जनाब कैश बुक में बैंक को डेबिट कर देते हैं, इधर क्रेडिट ही रहने देते हैं, और कैश बुक में बैंक को क्या कर लें? डेबिट कर लें। दोनों सूरतों में करना क्या पड़ेगा? डेबिट। तो इसका मतलब है इस अगर इस मिसिंग आइटम की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ आ जाए, ये तमाम अनरिकॉर्डेड रिसीट्स हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं, तो इनको आपने याद रखें डेबिट ही करना है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाए, हम नेक्स्ट मंथ में यानी फेब में कर लेंगे, तो अभी हम 31 जनवरी को बीआरएस बना रहे हैं, तो हम कैश बुक में कैसे एंट्री कर लें? कैश बुक में तो हम एंट्री तभी करेंगे जब हमें पता चलेगा। और अभी आप सर ये भी कह रहे थे कि पासबुक में जो है वो पासबुक अपना फैसला वापस ले ले। भाई पासबुक में क्या कोई गलती की है कि वो फैसला अपना वापस ले ले? तो बेटा इन दो बातों, ये बातें जो मैंने आपके साथ की हैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए की हैं। हम ना तो कोई पासबुक में हम कोई चेंज करेंगे, ना कैश बुक में हम कोई चेंज करेंगे। कैश बुक में जिस टाइम पे एंट्री होनी है वो उसी टाइम पे होनी है, और पासबुक में भी जो एंट्री होनी है जो हो चुकी है वो उसी टाइम पे हो चुकी है। हम ना बैंक की एंट्री को चेंज कर सकते हैं, ना कैश बुक में हम अपनी एंट्री में जो कोई चेंज करेंगे, क्योंकि ये कोई एरर थोड़ी है, ये कोई गलती थोड़ी है, ये तो टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम बीआरएस में करेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो हम 1 पेज स्टेटमेंट एक बनाएंगे, उसके अंदर हमने ये डेबिट या क्रेडिट करना है। हमने कैश बुक के अंदर कोई चीज एडलेस नहीं करनी, ना ही पासबुक में, जब तक कि कोई एरर ना हो। एरर हो तो फिर बैंक को बताएंगे हम कि भाई ये आपने एरर किया, या हमने एरर किया होगा, हमारे अकाउंटेंट से एरर हुआ होगा, तो हम वो भी ठीक करेंगे। ठीक है जी। ये कंफ्यूजन भी मैंने आपकी दूर कर दी कि डेबिट और क्रेडिट जो हमने ये नेचर में लिख रहा हूँ ये हमने बीआरएस में करना है, ना कि कैश बुक में और ना ही पासबुक में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट रीजन जो हमारे है वो है अनरिकॉर्डेड पेमेंट्स। ठीक है, अनरिकॉर्डेड पेमेंट्स। पेमेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स अदायगी को। अदायगियां मतलब कि आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ मनी, यानी पैसा आपकी तरफ से जा रहा है। ठीक है, आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। रिसीट्स की वजह से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा था, पेमेंट्स की वजह से आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, कम हो रहा होगा। अच्छा अब इनकी एग्जांपल्स को समझ लें, फिर देखते हैं हम इन्हें क्रेडिट क्यों करते हैं, इनकी नेचर क्रेडिट क्यों है। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट। देखें बैंक से आप जो लोन लेते हैं उसे हम बैंक लोन कह लें, या बैंक ओवरड्राफ्ट जब हम बात करते हैं तो ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का लोन होता है जो आप बैंक से लेते हैं। ठीक है, बैंक ऑफर ओवरड्राफ्ट या चिल्लत मालियात इसको कहा जाता है उर्दू में। बहरहाल यहाँ पे जो बात समझने वाली है उसको समझें कि बैंक लोन जो आपने लिया था वो चाहे लॉन्ग टर्म था शॉर्ट टर्म था, उस पे बैंक आपको क्या देता है, या आप क्या बैंक को देते हैं, सॉरी, आप बैंक को देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक फ्री में थोड़ी लोन देगा, आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट जो आप बैंक को देंगे वो क्या आपको कहेगा कि आगे मेरा इंटरेस्ट दे जाएं? ठीक है, अगर तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो फिर तो बैंक आपको कॉल करेगा, अदरवाइज आपके अकाउंट से काट लेता है बैंक। याद रखें, बैंक ने अपना इंटरेस्ट काटना है तो वो आपके अकाउंट से काट लेगा। ठीक है, और आपको नहीं बताएगा। लिहाजा बैंक तो पासबुक में एंट्री कर लेगा, बट कैश बुक में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे टाइम से। ठीक, इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है इज डेबिटेड चार्ज या डिडक्टेड बाय बैंक। अगेन मैं बता रहा हूँ कि बैंक आपके अकाउंट को जब डेबिट करता है इसका मतलब होता है आपके अकाउंट से पैसे निकाले हैं, बैंक ने विड्रॉ किए हैं, डिडक्ट किए हैं, चार्ज किए हैं बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे। और जब क्रेडिट करता है इट मीन्स आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं। तो ये इंटरेस्ट जो है ये बैंक ने काटा है आपके अकाउंट से, डिडक्ट किया है, तो इसलिए हम डेबिट लिखेंगे या चार्ज बाय बैंक लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड या अलाउड बाय बैंक का मतलब है बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया है, वो रिसीट है। और इंटरेस्ट इज डेबिटेड या चार्ज बाय बैंक का मतलब ये है कि बैंक ने इंटरेस्ट काटा है आपके अकाउंट से, तो ये पेमेंट हो गई फिर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, यानी ये तो पहली चीजें जो हैं, ये पहली दो स्टेटमेंट ये सेम ही है। ठीक है, पूछने का अंदाज डिफरेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, देखें आप जब किसी चीज की इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको इंश्योरेंस प्रीमियम यानी इंश्योरेंस की किस्त अदा करनी पड़ती है।
अब उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी मैन है, आप ये काम बैंक के थ्रू करवा लें। एक मरतबा उसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दें कि बैंक भाई आपने मेरे अकाउंट से इतने पैसे काटने मंथली या एनुअली या क्वार्टरली, और इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। नॉर्मली एनुअली जो है ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है। तो आप बैंक को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दें, बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसे काटेगा एनुअली, या जो भी टाइम पीरियड है, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड, उसके एंड पे बैंक पैसे काटेगा और इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो आपको नहीं बताएगा, आप पूछेंगे तो बताएगा। तो इस तरह क्या होगा कि बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा पासबुक में। ठीक है, बैंक तो जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे निकालेगा, पे करेगा, तो बैंक बैलेंस कम कर देगा पासबुक में। जबकि कैश बुक में आप जो है इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, अपना बैंक बैलेंस कम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। ठीक। ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। देखिए, आप किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, किसके मेंबर हैं? ट्रेड यूनियन, ताजरान जो होते हैं ट्रेडर्स किसी मार्केट में, वो यूनियन बना के रखते हैं ताकि उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। एक बंदे की बात कोई नहीं सुनता, तमाम ट्रेडर्स इकट्ठे मिलके जब बात करेंगे तो फिर गवर्नमेंट सुनती है। तो जब कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट लॉन्च करती है जो ट्रेडर्स के मफाद के खिलाफ हो, तो सारे ट्रेडर्स मिलके उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। तो ट्रेडर्स ट्रेडर्स जो होते हैं वो यूनियंस की शक्ल में रहते हैं। तो आप भी किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, और जब ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं तो ट्रेड यूनियन के खर्चे भी तो होंगे, उसका कोई ऑफिस भी तो होगा। वो सारा खर्चा कहाँ से पूरा होता होगा? सारे ट्रेडर्स मिल के कंट्रीब्यूट करते होंगे। तो आप भी किसी यूनियन के मेंबर हैं, और आप तजारत उस जो यूनियन है, आप उसको क्या दे रहे हैं? आप ट्रेड सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तजारती चंदा दे रहे हैं आप। ठीक है, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना। तो ये आपके लिए एक एक्सपेंस है, और आप अपने बैंक के थ्रू ये काम करवा सकते हैं। आप बैंक को कह दें कि बैंक आपने क्या करना है, हर महीने मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकाल लें और ट्रेड यूनियन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो बैंक ये आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे अमल करेगा। ठीक है, एक बार पेमेंट स्केड्यूल कर दें, बैंक हर महीने फिर ये काम करेगा और आपको नहीं बताएगा। इसी तरह आप अपने बच्चों की स्कूल फी पे करवा सकते हैं, हर महीने जानी होती है। तो आप जो है वो बैंक को एक बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई ये हर मंथ पर मंथ जो है वो इतनी फी मेरे अकाउंट से आपने निकालनी है और स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। बैंक आपके बिहाफ पे हर महीने ये काम करता रहेगा, आपको नहीं बताएगा। जब आपको नहीं बताएगा तो आप अगर पूछेंगे नहीं तो आप कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाएंगे, पासबुक में एंट्री हो जाएगी। इसी तरह ये देखिए कितनी सारी सर्विसेज बैंक से आपने ली हैं, इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे काम करता है आपके बिहाफ पे। तो वो लाजमी बात है, फ्री में तो नहीं करता, वो चार्जेस काटने का हक रखता है, चार्जेस लेने का हक रखता है। तो बैंक डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस काट सकता है, बैंक चार्जेस, बैंकर कमीशन, इंसिडेंटल चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस। किसी भी नाम से बैंक ने अगर चार्जेस डिडक्ट किए हैं, डेबिट किए हैं आपके अकाउंट से, ये भी बात ध्यान में रखें, बैंक अपने चार्जेस आपसे मांगेगा नहीं, बल्कि आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, आपको नहीं बताता, और आप पासबुक कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाते। इसके अलावा, इनके अलावा जितनी मैंने पेमेंट्स लिखी हैं, इनके अलावा अगर कोई भी चीज़ आ जाती है एग्जाम में, क्वेश्चन में, जो आपका बैंक बैलेंस कम करती है पहले, ठीक है, कैश बुक में रिकॉर्ड करने से पहले आपका बैंक बैलेंस कम करती है, तो वो फिर अनरिकॉर्डेड पेमेंट है। और जो चीज़ आपका बैंक बैलेंस बढ़ाती है, वो क्या होती है जी? वो होती है रिसीट। ठीक है, तो ये बात जहन में रख लें, आप कोई भी खर्चा आप बैंक के थ्रू पे करवा सकते हैं। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों में, एग्जाम्पल्स में आपने एक चीज़ नोट की कि आपका बैंक बैलेंस क्या कर रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इनमें से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस की, आपको समझाने के लिए एंट्री वाइज। ठीक है, ताकि एंट्री वाइज भी आप समझ लें। तो हम 1 जनवरी टू 31 जनवरी की कैश बुक पासबुक कंपेयर कर रहे हैं, और हुआ यह है कि 31 जनवरी वाले दिन बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं। तो जैसे ही बैंक चार्जेस काटेगा तो आपके अकाउंट को डेबिट करेगा। ठीक। और बैंक चार्जेस बैंक के लिए इनकम है, बैंक उसको क्रेडिट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट की बात? अच्छा, उसके बाद कैश बुक के अंदर हम क्या करेंगे? अच्छा, ये बैंक ने तो एंट्री कर ली ना, तो अब हमें नहीं बताया, हम कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे यानी बैंक के रिकॉर्ड में आपका बैंक बैलेंस कम हो चुका है, लेकिन कैश बुक में हमारा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ। तो पासबुक शोज लेस बैंक बैलेंस एंड कैश बुक शोज मोर बैंक बैलेंस। और दूसरी चीज़ ये कि आपने ये चीज़ देखी कि कैश बुक में हम ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, चाहे अनरिकॉर्डेड रिसीट है या अनरिकॉर्डेड पेमेंट है। दोनों की दोनों चीजें हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं मिसिंग आइटम्स इन कैश बुक। अच्छा, अगर कैश बुक में हम एंट्री करते तो वो ये होती, फॉर एग्जांपल 1 फेब वाले दिन हमें पता चला कि बैंक ने चार्जेस काटे हैं, तो हम बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, हमारा तो बैंक बैलेंस कम हुआ है ना, लेकिन बैंक ने आपको डेबिट किया है, तो आप बैंक को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं, यानी अपना बैंक बैलेंस आप कम कर रहे हैं, और बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है। तो अगर आप एंट्री करते तो ये एंट्री होती।
ठीक है, तो ये हो जानी है, जब हमें पता चलेगा, हमारे इलम में आएगा, हम कैश बुक में एंट्री कर लेंगे। फिलहाल 31 जनवरी तक, जिस डेट तक की आप कैश बुक पासबुक कंपेयर कर रहे हैं जो आपकी टेबल पे पड़ी हुई है, उसमें आपका अकाउंट बैंक ने तो डेबिट कर दिया है, यानी पासबुक में आपका बैंक बैलेंस कम हो चुका है, बट कैश बुक में आपका बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? हल इसका ये, स्टूडेंट की पासबुक अपना फैसला वापस ले ले, जैसे कि मैं कहता हूँ कि जिसने एंट्री कर ली है वो अपना फैसला वापस ले ले, यानी आपका अकाउंट डेबिट किया हुआ ना, तो आपका अकाउंट जो है ना वो बैंक क्या कर दे, क्रेडिट कर दे। क्या कर दे जी? क्रेडिट। तो इसकी इस मिसिंग आइटम की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हल ये है कि कैश बुक में हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना, बैंक ने तो डेबिट कर दिया है पासबुक में, लेकिन कैश बुक में हमारा जो अकाउंट है वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो अगर कैश बुक जो है वो पासबुक की बात मान ले और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दे, दोनों सूरतों में आपको करना क्या पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, जिससे इस की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस मिसिंग आइटम की वजह से। इसे मैं एरर नहीं कह रहा, बार बार देखें, क्योंकि ये एरर नहीं है, ठीक है, ये टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो याद रखें, इनमें से कोई भी चीज़ आ जाती है तो आपने उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है बीआरएस में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रीजन जो आ रही है वो है चेक्स डिसऑनर्ड। ठीक है, चेक्स डिसऑनर्ड जो है ना, ये भी दो तरह के होते हैं, एक चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर होते हैं और एक चेक्स इशूड डिसऑनर होते हैं। अब चेक्स इशूड डिसऑनर आपके जो है ना बुक में नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। चेक्स डिपॉजिटेड डिसऑनर का ही ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने इन्हें क्रेडिट करना है। ठीक है, करना क्यों है, रीजन क्या है, क्या होते हैं चेक्स डिपॉजिटेड डिसऑनर, जरा इसको सुन ले जल्दी से ब्रीफली। देखें, वो चेक्स हैं जो कस्टमर से रिसीव करते हैं आप, यानी डेटर से, और बैंक में जमा करवा देते हैं। लेकिन होता ही है कि जब हमारा बैंक कस्टमर के बैंक से पैसे लेने जाता है तो ये चेक डिसऑनर हो जाता है, और जो है अमाउंट जो है वो बाउंस हो जाती है और हमें पैसे नहीं मिलते। ठीक है, इसको एग्जाम्पलीफाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप हैं और आपने अपने कस्टमर या डेटर से एक चेक रिसीव किया। चेक रिसीव करने के बाद आपने वो चेक जो है वो लाजमी बात है अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाना है। एक बात ध्यान में रखें कि आपका भी किसी ना किसी बैंक में अकाउंट है और डेटर या कस्टमर का भी किसी ना किसी बैंक में अकाउंट है। तो आपने क्या किया कि आपने कस्टमर से चेक लिया और वो चेक जो है वो बैंक में जमा करवा दिया। अब आपका बैंक जो है वो कस्टमर के बैंक से पैसे लेकर आएगा ना, क्लियरिंग होगी, ये मैंने आपको पहले भी बात समझाई थी। तो आपका बैंक जो है वो चेक लेके बैंक में गया और कहा कि पेमेंट करो भाई, कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालो, मुझे दो। लेकिन कस्टमर का अकाउंट बैंक क्या करता है, वो आपको कैश देने की बजाय चेक ही वापस दे देता है। ठीक है, तो वो चेक वो जो वापस दे रहा है वो बेसिकली वो कह रहा है कि ये चेक डिसऑनर्ड हो गया है, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, आप ये चेक वापस ले जाएं। मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, 28 to 30 रीजन हैं चेक के डिसऑनर होने की। ठीक है, चेक पेंसिल से लिखा हुआ है, चेक जो है उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है वर्ड्स में, अमाउंट में, उसमें कोई डिफरेंस है, चेक पे साइन नहीं है, चेक जो है उस पे इंक के धब्बे हैं, स्टेन्स हैं। ठीक है, मेजर रीजन ये होती है कि अकाउंट में पैसे नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, चेक फटा हुआ है उसकी वजह से भी डिसऑनर हो सकता है, पोस्ट डेटेड चेक हो सकता है कि चेक पे डेट ही आगे की है, तो आप जल्दी ले गए हैं बैंक में तब भी चेक डिसऑनर हो सकता है। तो बहरहाल बैंक ने वो चेक डिसऑनर करके वापस दे दिया आपको। ठीक है, अब बैंक में पड़ा हुआ है चेक आपका। तो आजकल प्राइवेट बैंक्स तो फोन कर देते हैं कि भैया आपका जो चेक आपने जमा करवाया था वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो दूसरे बैंक हैं वो इसके बारे में नहीं बताते, क्योंकि मल्टीपल चेक्स आ रहे होते हैं, जमा हो रहे होते हैं, तो बैंक किस किस कस्टमर को बताएगा। ठीक है, तो अगर तो बैंक आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दे, यानी टाइमली से मुराद 31 जनवरी तक, जिस डेट तक का आप कैश बुक पासबुक कंपेयर कर रहे हैं हमारी एग्जांपल में, तो फिर तो आप एंट्री कर लेंगे कैश बुक में, अदरवाइज फिर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंट्री वाइज भी अगर इसको समझना है तो समझ लें। देखें, आपने जैसे ही चेक रिसीव किया कस्टमर से और बैंक में जमा करवाया, आपने फौरी तौर पे कैश बुक में एंट्री कर ली बैंक अकाउंट टू डेटर अकाउंट या बैंक अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट। आपने तो समझ लिया कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बट आपको क्या पता कि आगे बैंक ने अभी क्या करनी है, इस चेक की क्लियरिंग करनी है, क्लियर होके जो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे फिर बैंक एंट्री करेगा। लेकिन हुआ ये कि आपके अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। ठीक है, आपका जो बैंक था वो खाली चेक ही वापस ले आया बाउंस करवा के, तो पासबुक में तो कोई एंट्री पास नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। बट हमने कैश बुक में बैंक को क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। तो अब हमें जो है वो फैसला करना पड़ेगा, हमें
ये जो बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया है एक्चुअल में तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ ही नहीं। तो हमें इस बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। हमें रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी, डेटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हमें एंट्री क्या डालनी पड़ेगी? डेटर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट जो है वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। इस तरह से, यानी कि आपने बैंक को देखना है, बैंक अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा जो हमने डेबिट किया हुआ है, रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। याद रखें, अगर इस एंट्री की वजह से, सॉरी इस रीजन की वजह से जो डिफरेंस आता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप इन्हें क्या करना है? क्रेडिट करना है। देखिए, ये एंट्री हम तब करेंगे जब हमें टाइमली इन्फॉर्म हो जाएगा 31 जनवरी तक। अगर हमें नहीं पता चलेगा तो फिर तो यही एंट्री हुई हुई है ना 31 जनवरी तक। यहाँ पे बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ हुआ है, जबकि पासबुक में तो ऐसी कोई एंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो कैश बुक शोज मोर बैंक बैलेंस एंड पासबुक शोज लेस बैंक बैलेंस। तो इसको ठीक करना है, तो इसके लिए डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें। अगर हमें टाइमली इन्फॉर्म हो गया तो हम एंट्री पास कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट रीजन हम आपकी, अब एरर्स रह गए हैं, कैश बुक एरर्स और पासबुक एरर्स, तो इंशाल्लाह इस पे हम जो है वो कल बात करेंगे, और फिर से हम जो है क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे इंशाल्लाह, और फिर उनको देखेंगे। अगर आपको ये रीजंस बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हैं, इनके नाम सारे सारे, इनकी एग्जांपल्स और इनकी नेचर, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना जो है वो बिल्कुल भी कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आप बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।